प्रकार की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में एक विपक्षी दल ने अभी अभी प्रेस वार्तालाप की। वैसे तो मुझे लगता है राजीव गौड़ा जी की प्रेस वार्तालाप थी, लेकिन शायद पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इसलिए बुलाया गया क्योंकि नहीं तो कोई आता भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और हमने सुना कि वास्तव में एक तरफ बोला जा रहा था कि बड़े तत्वों के आधार पे उन्होंने ये पूरी जानकारियां दी हैं, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद हमें तो तत्व से एकदम ही विपरीत जानकारियां दिखी। और कुछ पत्रकार मित्रों ने सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी की सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उस पे भी कोई जवाब हमें तो कोई दिखा नहीं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। वास्तु स्थिति ये है कि गत 2.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है और आंकड़े उसको सब झलकती है, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। आप याद करें 2014 की स्थिति, एक प्रकार से पूरे विश्व में ये चर्चा थी कि भारत विश्व की सबसे फ्रैजाइल इकोनॉमीज में से एक है, अमंग्स द मोस्ट फ्रैजाइल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। करप्शन और डिस्क्रिशन के माध्यम से सरकार चलती थी, पॉलिसी पैरालिसिस, कोई भी निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं थी, निर्णय लेने की प्रक्रिया मानो ठप थी। फेडरलिज्म की अगर विषय देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों में के बीच दरार बढ़ते जा रही थी। लगभग हर एक बुनियादी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम ठप था, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो, चाहे रेलवे सिस्टम के उद्धार का काम हो। आप सब जानते हैं कि बिजली के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में, स्टील के क्षेत्र में, सभी में इंडस्ट्रियल डिमांड भी कम थी, आउटपुट कम था और नए प्रोजेक्ट्स लगाना तो ना के बराबर था। सभी प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड और स्ट्रेस थे, कोई बैंकिंग के लोन ना मिलने के कारण, कोई एनवायरनमेंट के अप्रूवल ना मिलने के कारण, किसी को जमीन के कारण काम नहीं करने मिल रहा था। हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स की प्रक्रिया ठप पड़ी थी। इन्फ्लेशन का अगर आंकड़ा देखें तो लगभग 9.5% एवरेज इन्फ्लेशन रही यूपीए के आखिरी 3 वर्षों में। 9.9% सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आखिरी के 3 यूपीए के वर्षों में 2011 से 14 9.9% रही। आखिरी साल अकेले में भी देखें तो 9.5%। और होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो एवरेज 3 वर्षों का 7.4% डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, आखिरी वर्ष भी 6% पे छोड़ के गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी से देखें तो एवरेज आखिरी 3 वर्षों का 3.6% माइनस था, डेफिसिट था 3.6%, आखिरी वर्ष में -1.7%। जीडीपी ग्रोथ गिर के 3 वर्ष में 6.1% नई इंडेक्स सीरीज के हिसाब से, 2011 से नई सीरीज के आंकड़े आ गए हैं। 6.1% एवरेज था, आखिरी वर्ष में 6.6%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $304 बिलियन पे रुके हुए थे। और तीनों वर्ष का अगर देखें 2011-12 में $294 बिलियन, 12-13 में $292 बिलियन, कम हुआ 2 बिलियन, और 2013-14 में $304 बिलियन। और आप सबको याद होगा कि बड़ी मुश्किल से तभी गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने एक नई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की विंडो खोली थी सितंबर 2013 में, जिसके कारण ये स्थिति बची रही। वो $30 बिलियन नहीं आते तो ये $30 बिलियन और घट के 270-75 पे आ जाता। नेट एफडीआई इनफ्लो क्या था? 2011-12 में 22 बिलियन, 12-13 में 19.8 बिलियन, 19.8 बिलियन, और 13-14 में 21.6 बिलियन। विश्व ने ही भारत की तरफ देखना छोड़ दिया था। और फिस्कल डेफिसिट
11-12 में 5.9% फिस्कल डेफिसिट, 12-13 में 4.9% और 13-14 में 4.5%। ये थी स्थिति जो यूपीए सरकार छोड़ के गई थी। उसके सामने अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार का देखें तो गत 3 वर्षों में स्थिति में इतनी तेजी से सुधार लाया गया कि आज अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी देखा जाए इन्फ्लेशन को, तो आज के दिन वो लगभग 3.5% पे आ गई है और लगातार गिरती गई है। 14-15 में 6%, 9.5 से सीधा घट के 6 हो गई, 15-16 में 4.9% और अभी लगभग 3.5-4% पे है। इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से सीपीआई करीब 4.5% पे है। इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स जो 6% थी उनके आखिरी वर्ष में 14-15 में घट के 2% हो गई, सीधा 6% से 2%। 15-16 में -2.5% और घट के माइनस हो गई और आज के दिन वो लगभग 2.9% पे। तो महंगाई अगर कोई देखे तो यूपीए के आखिरी 3 वर्षों से घट के इतनी तेजी से कम हुई है कि सामान्य आदमी को बहुत बड़ी राहत मिली है। करंट अकाउंट डेफिसिट निर्मला जी का एरिया है, उस पर वो विस्तार से कहेंगी, लेकिन जो -1.7% था उनके आखिरी वर्ष में, वास्तव में तीनों वर्ष देखे तो -4.2, -4.8 और -1.7, वो आज के दिन -0.3 पे आके रुक गया, -0.3। तो डेफिसिट इतना कम है कि आगे अगले 3-4 महीने में शायद जीरो ही हो जाए। जीडीपी ग्रोथ जो उनके आखिरी वर्ष में 6.1% पे रुकी थी, वो हमारे समय में पहले ही वर्ष में बढ़कर 7.2% हुई, अगले वर्ष 7.6% और आज की स्थिति में अंदाजा है कि 7.1% के आसपास करंट ईयर में रहेगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है टेम्पररीली, लेकिन लॉन्ग टर्म अनुमान है कि वो तेजी से बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का तो कहानी एकदम कुछ और है। जो 30 बिलियन उन्होंने लिया था फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स के नाम पे, जिससे 304 पहुंचे थे, अब देखिए एनडीए के परफॉर्मेंस गत 2.5 वर्षों में 14-15 में 304 बढ़ के 341.6 हुआ, 15-16 में 360.2 और आज के दिन भी लगभग 360 के आसपास है। वो पूरे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रीपे होने के बाद, 30 बिलियन की रिपेमेंट के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं। 3 साल के डिपॉजिट थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2016 में रीपे हुए और फिर 360 पे हम खड़े हैं। नेट एफडीआई जो मैंने आपको बताया कि 22-21 बिलियन डॉलर पे आ गई थी यूपीए के समय, हमारे पहले ही वर्ष 14-15 में 31.2 बिलियन डॉलर्स, 15-16 में 36 बिलियन डॉलर्स और आज के दिन अभी तक पहले 6 महीने में 21.3 बिलियन डॉलर्स, 21.3 ओनली इन 6 मंथ्स। जो पिछले 3 वर्षों में हर वर्ष होता था एनडीए के समय में, आज 6 महीने में उतना अमाउंट आ गया 21.3। और फिस्कल डेफिसिट तो आप जानते ही हैं, हमने पहले ही वर्ष में घटा के 4.1 किया, दूसरे वर्ष में 3.9 और इस वर्ष 3.5% पे फिस्कल डेफिसिट को ले आए। तो एक आंकड़ों का जो अगर कोई भी अनुमान लगाया जाए तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है भारत की मैक्रो इकोनॉमी को सुधारने में। एक डिसाइसिव गवर्नमेंट आई है जिसने पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म किया है। एक सरकार ऐसी आई है जो भ्रष्टाचार और भेदभाव के खिलाफ जंग लड़ रही है। हर एक चीज पारदर्शिता से की जाती है और पॉलिसी के निर्माण करके पॉलिसी पे आधारित ये सरकार अपने सभी निर्णय लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी आप सब जानते हैं, कैसे रेलवे में ऐतिहासिक निवेश हुआ है, रोड्स में ऐतिहासिक निवेश हुआ है, रूरल रोड्स में, ग्रामीण सड़कों में खास तौर पे ऐतिहासिक काम हुआ है।
बीमारी जो जिस प्रकार से गरीबी इस देश में 70 वर्ष की सरकार आने और जाने के बावजूद जो गरीबी से लोग त्रस्त थे, उसको खत्म करने के लिए जिस प्रकार से स्वयं रोजगार बढ़ाने के लिए, नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना की तेजी से विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से सिंचाई योजना में अधिक पैसा देके बहुत काम हुआ है, मनरेगा में भारत के इतिहास में सबसे अधिक पैसा इस वर्ष में भारत सरकार ने मनरेगा में दिया। हर आंकड़े को जब हम देखते हैं और हर भारत सरकार के काम को देखें तो चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, सबसे अधिक सोइंग नवंबर दिसंबर में इस वर्ष हुई है। रेवेन्यू में ऐतिहासिक बढ़त हुई है अप्रैल से दिसंबर के बीच। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की मैंने जिक्र कही, और स्वाभाविक है कि अगर जीडीपी इतनी ग्रो हो रही है तो नौकरी और स्वयं रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो वित्त मंत्री ने कहा एक न्यू नॉर्मल इस देश में स्थापित होने जा रहा है, वो न्यू नॉर्मल जिसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ के जीडीपी का भी विस्तार और ग्रोथ तेजी से हो, नए नौकरियों के अवसर हो, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि न्यूनतम तनख्वाह और ईएसआई और पीएफ का बेनिफिट हर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को मिले, उसका एक परिवर्तन पूरे देश में आ रहा है। और जैसे जैसे लोग फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ते हैं, उसमें स्वाभाविक है कि लोगों को न्यूनतम तनख्वाह, ईएसआई, पीएफ का लाभ मिलेगा। और लगभग एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा देखने के लिए आप सबके लिए है कि गत वर्षों में खासतौर पे यूपीए के समय हम देखते थे कि बजटरी एस्टिमेट्स में कुछ लिखा जाता था, लेकिन वास्तव स्थिति जब रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस आती थी तो पता चलता था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई नहीं है। और एक साल तो ऐसा था कि रेवेन्यू एस्टिमेट से, बजट एस्टिमेट से जो सरकारी खर्चा है वो एक्चुअल फिगर्स 1,20,000 करोड़ कम था। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नया आवाम एस्टैब्लिश किया है। आप 15-16 और 16-17 दोनों वर्ष देख लीजिए, जो बजटरी एस्टिमेट था उससे अधिक इस सरकार ने सरकारी खर्चा किया है। करंट ईयर में भी पहले 9 महीने में लगभग 85% बजट एस्टिमेट का ऑलरेडी स्पेंट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल भी बजट एस्टिमेट से अधिक सरकारी खर्चा हमारे सबके सामने देखने को मिल रहा है। एक आखिरी में एक छोटा नोट अभी हम आप सबको देंगे इस विषय को विस्तार से बताते हुए, और जो अलग अलग अचीवमेंट्स रही हैं इस सरकार की आर्थिक क्षेत्र में, उसके बारे में भी आपको एक छोटा नोट देंगे। किस प्रकार से भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में एक ओएसिस इन द डेजर्ट के रूप में उभरा है, एक ग्रोथ, स्टेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी का केंद्र बिंदु बना है पूरे विश्व में। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लें, कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा देख लें, या अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देख लें, पावर, कोल, माइनिंग एक्टिविटीज, उनके आंकड़े देख ले। हर आंकड़ा दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हाथों में है, बड़ी मजबूत होती जा रही है, और ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता वाली इस सरकार ने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पे पहुंचा है, ये सब ठोस आंकड़ों द्वारा हम आपके समक्ष रखेंगे। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो सो कॉल्ड रियल स्टोरी बताई है, अब मुझे पता नहीं वो रियल क्या है, लगता है कि कोई सेल्यूलॉइड रील स्टोरी है, REEL, इट लुक्स मोर लाइक अ रील स्टोरी, पर अभी तक वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट हमें कोई वेबसाइट पे या कांग्रेस के भी वेबसाइट पे मिला नहीं है, नहीं तो हम पॉइंट बाय पॉइंट भी उसका रिबटल कर देते, पर हमें लगा एक ओवरऑल पिक्चर अर्थव्यवस्था की आपके सामने हम रखें। निर्मला जी। Thank you. Friends, the press conference of the Congress Party.
wherein a former Prime Minister and a former Finance Minister sits and addresses it. Turns out to be such a damn squib. The claim that what they're going to say is based on hard research, data, and comments by eminent scholars, eminent economists, as they said, are yet to be seen. Even the brief presentation by the two and the presentation by Shri Rajiv Gowda, if you ask me, are based on such assumptions which nowhere match up to their claim. Hard research, data. I'm surprised the data that we can give you, point on point, either you compare the last year of UPA with the NDA's latest year, which is this year. First of all, let us understand, they begin with the claim, 10 years, we've achieved certain level of growth, and in 3 years the average was 7.5, 8% in 5 years, and 7.5 in 3 years was their claim. Isn't that obviously telling you the story that they're trying to either compare 10 years of their performance or 5 years of a performance with a 2 and about 10 months performance of NDA? Is that, to begin with, a sound basis to bring in an argument? We are only here from 2014, and you're trying to compare a record of 10 years and telling us about what is going to, and what is it that they're telling you? This government believes in exaggerated figures about the economy. I'm using their words. They might present a rosy picture to you tomorrow, question that. But leave all that. Instruction to the people of India. What exactly are your statement on the state of the economy? You have, as an opposition party, every right to come with your version of the state of the economy on the eve of the day when the government is going to present its state of the economy report in the parliament. You have every right. But what indeed did you say? And where is your data from? Aren't they government data? And are you cautioning the people of India, tomorrow's picture, whatever they give, is going to be rosy, don't believe it? It's not based on hard research or data, it's more based on their own wish list, on their own assumptions, and probably casting an aspersion on what the government is going to do tomorrow, which by itself shows that their objective of holding this press conference is to deflect the attention from the Vijay Mandlaya scandal which has erupted today. Hold this press conference, see if the media can be deflected from showing that instead of showing their economic affairs ministry or research that they're doing as an opposition, instead of focusing on Vijay Mallya, on which they have no answers. And what were the answers that they gave? I'll come to the state of the Indian economy in a minute as per their view. What is the answer that they gave for the questions related to Vijay Mallya? Well, I was not the minister. The loans were given in 2009, and I was not even finance minister then, says P. Chidambaramji. But it's not UPA government. He was not the minister, so he liked to distance himself. Then the second one he would say is, government officers receive hundreds and hundreds of representations every day. There is no wrong if someone wants a policy change. Yeah, but they would want a policy change. Did you? Did you do a favor? Answer that. He didn't answer that. Obviously, otherwise, how would they have got that kind of a favor from anybody in the government? And Dr. Manmohan Singh says it was an ordinary piece of letter which any government in my position would have dealt with. But the money was given. And the money was given in such huge amounts for a company which did not otherwise fit the budget. So I'm only trying to highlight the fact that they have attempted to deflect from the issue which is bothering Congress party,
in which they are in a deep troublesome spot. Piyush ji has given you details. The attachment that we will give you will tell you about point on point on those 7 crucial indicators of the economy in which the latest years of UPA and the current year of the NDA, of course, till only the end of December 2016 are being compared, and even with half-yearly data, on instance like FDI, the performance of this government is far better than the 12 months of the last year of UPA. The other point that I would like to highlight is they were talking about rural economy being affected. International rating agencies have all degraded India. Where have they degraded? What are the international rating agencies that they're talking about? If anything, because of demonetization, without much data in their hand, they are only speculating on what impact it might have on 1 quarter of the economy. There's nothing more said. I'd like to highlight the fact that a question was raised about exports are suffering. Indian exports are in deep difficulty. If Vietnam can perform, India can't perform. The global situation is common, was what was claimed as one of the things stated about in the state of the Indian economy. Exports for December 2016 increased by 7.8% in rupee terms. Let the Congress be informed about it. Export of engineering goods grew by 19.89% to 5.84 billion from 4.87 billion in December 2016. Exports from April to December 2016 has increased by 4.37% in rupee terms. So I can go on giving you information about exports per se, since they took the facts about exports and gave a sweeping statement. I'm giving you the information on it. And finally, they also said about, rural economy is in deep trouble. Only this morning, in a newspaper report, by a study, not by anything to do with BJP, they have said rural economic wages have gone up. Very clearly, I'm showing you the report here. Rural wages have been on a steady upward spiral, rising by 7.3% in November, and that is November after demonetization. So there are reports which are very clearly telling that the economy is definitely going on fine. And today, the details which have already been given, I can add, agriculture is in distress. Where is agriculture in distress? Rice procurement soars by 17%, and there is no impact of demonetization on the FCI procurements. The data is here. We are giving it to you as an attachment. So essentially, without going into much of the detail, statistical information has been given to you in the press release, and also Piyush ji has gone into details. I would only want to tell you that this attempt by the finance minister, former finance minister and the former prime minister, is an attempt on a day when they have more things to answer. It is an attempt on a day when they are pushed against the wall to answer as to how they allowed Malaya to obtain that kind of a loan. They have no answers, so they're trying to give you a picture based on the data which the government itself will talk about tomorrow. Casting aspersions and saying they would give a rosy picture is no good enough. It's not at all good enough. The data tells you what the macroeconomic picture is like. So with that, thank you, friends. It's clearly an attempt to deflect the attention. There was another interesting point which Mr. P. Chidambaram said, which I'll draw your attention to. I think somebody asked him a question about suspicious transactions. And he said it is us who brought it in. I think it was something to do with BCDT also, a question on all of that. He said, we were the ones who brought in the suspicious transactions. We'll have to be flagged off. And that's our contribution to the economy. He brought that in, all right.
But did he use it to detect those suspicious huge transactions which happened in the 2G case? So many of them were detected. X was transaction, big money to Y's account, Y who's accused in the 2G. Why didn't he take any action? So if he wants to take the claim credit for, based on the question which he answered, for suspicious transactions to be detected, but he didn't use it. He brought such loss to the government. So every claim of today's press conference was probably hastily put in, and there was self-certification given. We've got a wonderful institution now, which in practice is going to do this exercise every year. We will release the economic survey, being in the opposition, till as long as we'll be in the opposition. And he's done, the MP, Honorable MP, Mr. Gowda, has done a wonderful job, which is fit enough to be a part of a very good university. Sorry, you're in the opposition. Don't obstruct the parliament. Don't talk about manufactured anger. Don't stop the passage of GST. But you have done all that, and you're self-certifying for an institutional mechanism within the Congress party and imposing it on the nation based on perceptions rather than hard data. Thank you. Thank you. कुछ प्रश्न होता? कोई एक में उसके पास. We'll answer that question, but the fact remains today, the wonderful questions that you have posed and the various other media houses have posed have remained unanswered. Who indeed gave Malaya that amount of loan? And here is the former finance minister saying 2009 I wasn't. But for everything else, UPA answers are being given. He wasn't. Then who was? Wasn't that part of the UPA alliance? Somebody shouldn't be answering that? Well, UPA is duty bound to answer. They can't now say, well, I'm sorry. That's right, collective responsibility. And in any case, are you the government at that time or not? Were you the government at that time or not? So to palm it off, and it was actually, we were observing the press conference, and I must say, we felt that each one was passing the buck on to somebody else. Well, that's all right. Your question is well taken. We'll see what we can do. I think it's a good suggestion which the government should look at, but we are not here today as government. We are here on behalf of the BJP. We have ourselves raised these questions. Now it's for the government to decide what has to be done on that. ऐसा है कि उन्होंने उसको एक मात्र कागज का टुकड़ा कहा, लेकिन जो प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाए उनके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री होने के नाते अगर उन्होंने कोई विषय के ऊपर एक स्पेसिफिक कंपनी को लाभ देने वाली कुछ नीतियां बनवाने के लिए कहा या बनवाने के लिए आग्रह किया या बनवाने की यूपीए सरकार की पहल थी, तो उसके ऊपर सरकार को, उस समय की सरकार को जवाब देना होगा कि उन्होंने किस प्रकार से, एक होता है कि पूरी इंडस्ट्री और पॉलिसी, और एक होता है किसी विशेष कंपनी को कुछ लाभ देना। एक चीज मैं और जरा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दोनों के ये वास्तव में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्थिक स्थिति पे थी। आप जरूर ये भी ध्यान में रखें कि यूपीए को 2004 में कैसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली थी, कैसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई 4% से कम हो गई थी, ग्रोथ रेट उस समय 8% से बढ़ गया था, 8.4% था शायद,
कैसे फिस्कल डेफिसिट कम था, करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो नहीं पॉजिटिव था, करंट अकाउंट सरप्लस विरासत में मिला था। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विरासत में 2004 में यूपीए को मिली, और उसके ऊपर उन्होंने क्या छोड़ के हमारे लिए 10 वर्ष की मिसमैनेजमेंट के बाद कहां 8% ग्रोथ था, उसको घटा के आधा कर दिया पुराने सीरीज के हिसाब से। कहां 4% महंगाई थी, उसको 2.5 गुना करके 10% कर दिया। जो 14 में हमें विरासत में मिली, वो एक एकदम बुरे हाल में नाजुक अवस्था में अर्थव्यवस्था मिली। और मात्र 2.5 वर्ष में कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इसको फिर से विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया, मात्र 2.5 वर्ष में। Actually, one line which is very interesting, we felt as we were observing it, was the finance minister, former finance minister's office, functioning as the private secretary to the SBI chairman? Let us come to them for seeking appointments with the top officers of SBI. Isn't that the job of the PS of the SBI chairman? What was going on? So I'm sorry, today the Congress party has failed to answer questions. And with the former prime minister sitting there, one former finance minister says it's not my business because I was in the finance minister then. The prime minister, former prime minister, seated in the press conference, no response. And now we are being told by somebody here, oh no, that time whoever was the finance minister is now president of India. Are we saying that no one in the Congress party has an answer for this? They can't be functioning as a secretariat to the SBI chairman. Well, on that you should, Stormy, we don't mind. We'll answer the questions, we'll engage in debate. We are quite happy with engaging with opposition on any issue. But then, we have not raised the scandal. We are certainly asking questions on those mails which have been shown in the media today, addressed to the Prime Minister, addressed to the Finance Minister, on which requests are being made to facilitate appointments with top officials of SBI. Is that the function of the Finance Ministry? Thank you.